वेलकम टू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है PERT एंड CPM, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है। तो चलिए इन दोनों टेक्निक्स को हम लोग पहले समझते हैं और फिर इन दोनों में देखेंगे कि आपस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग का बनना हो या फिर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो, तो इसके अंदर हमारे हमारे पास कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ता है और उन एक्टिविटीज़ को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनता है। लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी मुझे पहले करनी है और कौन सी एक्टिविटी मुझे बाद में करनी है, कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी मुझे शुरू करनी है। तो ये सब काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए हमारे पास दो टेक्निक अवेलेबल होती हैं, PERT एंड CPM। तो पहले हम लोग PERT एंड CPM को इंडिविजुअली पढ़ेंगे और फिर देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, PERT जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग टूल होता है जिसके अंदर आप अमाउंट ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में मुझे कितना टाइम लगेगा। PERT charts are tools used to plan tasks within a project, making it easier to schedule and coordinate team members accomplishing the work. जो ये PERT चार्ट होते हैं ये आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं डायग्राम के थ्रू, जिससे आप इस डायग्राम को देख के आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी मुझे अभी करनी है और कौन सी एक्टिविटी के बाद किस एक्टिविटी को मुझे शुरू करना है, या फिर कौन सी दो एक्टिविटी साथ में चल सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप इस डायग्राम को देख के कर सकते हैं। PERT जो पहली बार यूज़ हुआ था वो 1950s में यूज़ हुआ था US नेवी में। इसके ऊपर नेट ने एक क्वेश्चन ओल्ड पेपर में पूछा था, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेपन्स और डिफेंस प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करा गया था, US नेवी ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो PERT के अंदर हम लोग तीन तरह का टाइम एस्टिमेट करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट होता है मेरा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल अमाउंट टाइम ईच टास्क विल टेक। मतलब हर टास्क का जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होता है उस टास्क को पूरा करने का, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। दूसरा होता है पेसिमिस्टिक टाइम, ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम होता है कि मैक्सिमम मुझे इस एक्टिविटी को पूरा करने में इतना टाइम लगेगा, तो आप उसको बोलोगे पेसिमिस्टिक टाइम, द मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर आप कह सकते हो द मोस्ट लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। थर्ड होता है मोस्ट लाइकली टाइम, द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टास्क माइट टेक इफ थिंग्स डोंट गो एज प्लान। अगर चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं तब मुझे इन एक्टिविटीज़ को पूरा करने में कितना टाइम लग सकता है, इसको बोलेंगे हम लोग मोस्ट लाइकली टाइम। इसके अलावा हम लोग PERT के अंदर एक्सपेक्टेड टाइम भी कैलकुलेट करते हैं, द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू अकम्प्लिश द टास्क और एक्टिविटी एज्यूमिंग देयर विल बी प्रॉब्लम्स। हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम्स को एज्यूम करके बेस्ट एस्टिमेट करते हैं टाइम का कि एक एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा, एज्यूमिंग द प्रॉब्लम्स, तो उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड टाइम। तो ये तीन आपको जो टाइम यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और एंड मोस्ट लाइकली टाइम, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग को इसकी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक एग्जाम्पल है PERT चार्ट का। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, टास्क यहाँ पर गिवन है और इसका एक स्टार्ट डेट है प्रोजेक्ट की और एक फिनिश डेट है यहाँ पर। और ये जो आप बीच में टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 और 4 देख रहे हैं, ये सब आप इस प्रोजेक्ट के टास्क हैं जिनको अरेंज करा गया है एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कि पहले कौन सा टास्क मुझे पूरा करना है और उस टास्क के बाद कौन सा टास्क हमें शुरू करना है, और इस तरह से आपका काफ़ी सीक्वेंस यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरा CPM को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। ये जो टेक्निक है ये मॉडलिंग टेक्निक है, इसको 1950s में मॉर्गन आर वॉकर एंड जेम्स ई कैली ने दिया था। ये शायद इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा, क्या पता नेट में क्वेश्चन पूछने इसका। तो क्रिटिकल पाथ का मतलब पहले समझते हैं। द क्रिटिकल पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ योर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ऑल द टास्क एंड देयर ड्यूरेशन विच गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट्स एक्चुअल शेड्यूल। इस पॉइंट को क्रिटिकल पाथ को समझने के लिए हम लोग ने एक मॉडल नेटवर्क बनाया। अब इस मॉडल से समझिएगा। देखिए, क्रिटिकल पाथ जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है स्टार्ट एक्टिविटीज़ और एंड एक्टिविटी के बीच में। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो ये बॉक्सेस बने हैं इनको बोलते हैं हम लोग नोड्स, और जो ये एरोज़ हैं ये नोड्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक 1 नोड से फिर 2 नोड पे जो आप एरो देख रहे हैं ये आपका एक्टिविटी A है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं एक्टिविटी E,
जे, इसी तरीके से आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे पाथ हैं जो आपको देख सकते हैं एक्टिविटी को पूरा करने में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप 1 से 2 पे आइए, एक एक्टिविटी है, फिर 2 से 5 पर आए, ये ई एक एक्टिविटी है, फिर जे से आप आएंगे 5 पर 8 पर आएंगे, फिर 8 से 9 पर आएंगे, यानी एन एक्टिविटी। तो आप देख रहे हैं ये एक पाथ है, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8 एंड 8 to 9, ये एक पाथ है। वैसे ही एक पाथ आपका ये है 1 to 4, 4 to 7 एंड 7 to 9। तो इस तरह से डिफरेंट आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डिफरेंट पाथ्स के। लेकिन आपको यहाँ पर वो पाथ चूज़ करना है जो सबसे लॉन्गेस्ट हो स्टार्ट और एंड एक्टिविटी के बीच में। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लाइंस को बोल्ड करके रखा है ब्लैक में, ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है। 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 9, ये एक क्रिटिकल पाथ है क्योंकि ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है इस प्रोजेक्ट में, स्टार्ट एक्टिविटी और एंड एक्टिविटी के बीच में। तो वापस आते हैं CPM पे। तो क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड द फिनिश ऑफ योर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ऑल द टास्क एंड देयर ड्यूरेशन विच गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट्स एक्चुअल शेड्यूल। अब देखिए एक पॉइंट जो मुझे CPM को अलग करता है PERT से, वो ये है कि CPM जो होता है वो प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ को आगे चल के करना है। फॉर एग्जांपल आपको मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा सप्लायर से, फिर आपको लेबर की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको पता है कि आपको फाउंडेशन रखनी है, फिर आपको ब्रिक्स के थ्रू जो है ना आपको एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है घर का। तो आपको अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ पता है, वो प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ हैं। PERT के अंदर क्या आएगा, PERT जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। तो हमें यहीं पर एक पॉइंट मिल गया है जो डिफ्रेंशिएट करता है PERT को CPM से। दूसरा पॉइंट ये है कि जो CPM है ये कॉस्ट एंड टाइम पे फोकस करता है कि कॉस्ट और टाइम को कैसे कंट्रोल करा जाए। देखिए इसके कुछ फेसेस होते हैं। CPM जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 3 फेजेस से होकर निकलना पड़ेगा। पहला है प्लानिंग में आप क्या करोगे, जो प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको डिवाइड कर दोगे। एक प्रोजेक्ट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक्टिविटीज़ के अंदर, डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़। फिर आपका करना होता है ये कि आप हर एक्टिविटी का टाइम एस्टिमेट करते हो, एस्टिमेटिंग टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एक्टिविटी। देन आपको एक प्रेसिडेंस रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंस रिलेशनशिप क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पर जो आपके मॉडल देख रहे हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि आप उस एक्टिविटी को तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी पहली वाली एक्टिविटी पूरी ना हो जाए। फॉर एग्जांपल आप एक्टिविटी जे स्टार्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी एक्टिविटी ई कंप्लीट ना हो जाए। तो आप कहेंगे ई और जे एक्टिविटी के बीच में प्रेसिडेंस रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा आता है वो है शेड्यूलिंग। डिटरमाइंस द स्टार्ट एंड एंड टाइम ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी। आपको इसके अंदर हर एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम को डिसाइड करना होता है। और लास्ट आता है मेरा कंट्रोलिंग। यूज़ द एरो डायग्राम एंड टाइम चार्ट फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपको अपने डायग्राम को, अपने नेटवर्क को अपडेट करते रहना होता है। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो ये 3 फेजेस से होकर निकलता है मेरा CPM। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो CPM और PERT में पूछी जाती हैं। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं वर्ड्स के, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर नेट ने और बाकी एग्जाम्स ने अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं MCQ। आपको अगर ये लिस्ट आपके दिमाग में है, आपके माइंड में है, तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आप आराम से इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कर सकते हैं। तो चलिए इस टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं जो CPM और PERT को बनाने में यूज़ होते हैं। तो पहला हमारा टर्म आता है यहाँ पर अर्ली स्टार्ट टाइम। The early start date for an activity is the earliest date the activity can begin. This is called as forward past. देखिए earliest का मतलब होता है the time before which something cannot happen. तो जो ये earliest date है मतलब सबसे early date जब आप एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो उसको बोलते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम। बहुत ही सिंपल ये वर्ड है। वैसा ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि द अर्लीस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड। सबसे अर्लीस्ट टाइम जब आप अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हो इसको बोलेंगे अर्लीस्ट फिनिश टाइम। फिर वैसे ही लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, द लेटेस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन बिगिन विदाउट लेंदिंग द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन।
लेटेस्ट टाइम का मतलब ये हुआ कि आप अपनी एक्टिविटी को कितना आप उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो स्टार्ट करने में अपनी एक्टिविटी विदाउट डिलेइंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइम। मतलब आप पूरे प्रोजेक्ट टाइम को विदाउट डिले आप अपनी एक्टिविटी को कितना लेटेस्ट यानी एक्सटेंड कर सकते हो, उसको बोलते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। वैसे ही है लेटेस्ट फिनिश टाइम। द लेटेस्ट टाइम दैट कैन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड विदाउट लेंथिंग द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। मतलब ये हुआ कि आप अपनी एक्टिविटी को कितना कंप्लीट करने में कितना एक्सटेंड कर सकते हो कि इसका असर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पर ना पड़े, मतलब प्रोजेक्ट डिले ना हो। इसको बोलते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। वैसे ही अभी आया हमारा प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। वन एक्टिविटी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल अनदर एक्टिविटी हैज़ फिनिश्ड। जैसे कि अभी मैं फिर से बता दूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आप जे एक्टिविटी तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक आपने ई एक्टिविटी पूरी ना कर ली हो। तो ये है प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। उसी तरीके से आप यहाँ पर काफ़ी रिलेशनशिप देख रहे हैं कि आप एम एक्टिविटी तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने आई एक्टिविटी पूरी ना कर ली हो। तो इसको आप देखेंगे यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें बीच में आपका प्रेसिडेंस रिलेशनशिप पाया जाता है। नेक्स्ट में आता है फ्लोट, समटाइम्स कॉल्ड अ स्लैक। देखिए कभी कभी फ्लोट को हम लोग स्लैक भी बोलते हैं। ये एक अमाउंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी network path or project can be delayed from the early start without changing the complete date of the project। ये एक तरह से कहा जाए एक्स्ट्रा टाइम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने प्रोजेक्ट या अपनी एक्टिविटी को आप इतने टाइम तक डिले कर सकते हो और इसका असर आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट पर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया आपकी टारगेटेड कंप्लीशन डेट, यानी आप मान लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की डेट मान लिए है 10 वीक्स में आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक। और आपके पास आपने जो एस्टिमेट करा, आपने कहा कि आप 7 मंथ्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। मान लीजिए कि स्लैक टाइम यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ में है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको 8 मंथ में भी कंप्लीट कर लोगे या 9 मंथ में भी कंप्लीट कर लोगे तब आपका प्रोजेक्ट जो है ना तब भी डिले नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे फ्लोट। तो ये एक्स्ट्रा टाइम होता है कि अगर आपकी एक्टिविटी लेट भी हो जाती है तब भी इसका असर, इस लेट एक्टिविटी का असर आपकी ओवरऑल कंप्लीशन डेट ऑफ द प्रोजेक्ट पे नहीं पड़ता है। अब इसी से जुड़ा हुआ देखिए टर्म होता है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट मेरा डिफरेंस बताता है कि आपने टारगेट कंप्लीशन डेट क्या रखी थी और आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्शन कंप्लीशन डेट है वो कितनी निकल के आई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी मान ली कि ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने मान ली कि टारगेट आपकी जो कंप्लीशन डेट है वो है 8 मंथ्स, ठीक। ये आपका 8 मंथ है टारगेट आपकी प्रोजेक्शन डेट। लेकिन आप मान लीजिए कि आपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है वो आपने 7 मंथ्स में कर लिया है। तो ये डिफरेंस है आपका टारगेट डेट में और आपने जो एस्टिमेट करा है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 मंथ, ये आपका है टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट जो होता है वो आपका एक डिफरेंस बताता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिनिश डेट ऑफ द लास्ट एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ एंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। तो जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो आपका लास्ट एक्टिविटी के कंप्लीट होने की डेट होती है और जो आपका प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने की डेट होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं टोटल फ्लोट। जैसे कि क्रिटिकल पाथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मैंने बोल्ड करी हुई है ये आपका क्रिटिकल पाथ है। कह रहे हैं कि लास्ट एक्टिविटी तक कंप्लीट होने में मान लिया अगर आपका डेट लग जाता है यहाँ पर 7 मंथ्स लग रहे हैं और आपकी जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है वो 8 मंथ्स की थी, तो ये जो डिफरेंस है ये आपका बोलते हैं टोटल फ्लोट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं टोटल फ्लोट के कि एनी डिले इन एन एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टोटल फ्लोट अवेलेबल ऑन द प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो ये बोल्ड लाइन पे आप क्रिटिकल पाथ देख रहे हैं, इस क्रिटिकल पाथ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, एक बी एक्टिविटी है, डी एक्टिविटी है, एच है एंड एल। ये 4 एक्टिविटी हैं आपके क्रिटिकल पाथ में। अगर इनमें से कोई एक्टिविटी डिले होती है तो इसका असर मेरे टोटल फ्लोट पर पड़ता है। टोटल फ्लोट का अमाउंट आपका जो आपका टाइम होगा वो कम हो जाता है टोटल फ्लोट में। फॉर एग्जांपल, अगर मान ली एच एक्टिविटी है कोई और एच एक्टिविटी आपकी डिले हो जाती है 15 डेज, मान लीजिए ये 15 दिन डिले हो जाती है, तो इस डिले होने का असर, इस एच एक्टिविटी के डिले होने का असर आपका ये जो आपने पहला अपना जो ये टोटल फ्लोट था इसके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि एक्टिविटी डिले होने की वजह से क्या हुआ कि अब आपका जो कंप्लीट होगा वो टाइम
आपका जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वो 7.5 वीक्स में होगा। 7.5 वीक्स ले लो या मंथ ले लो, 7.5 मंथ में होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो टोटल फ्लोट का टाइम है वो 8 माइनस 7.5 यानी 0.5 हो जाएगा। तो जो क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं अगर वो डिले होती हैं तो उसकी वजह से मेरा जो टोटल फ्लोट का टाइम होता है वो कम हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अ प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो हैव अ नेगेटिव फ्लोट। आपका जो ये फ्लोट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब टारगेट कंप्लीशन डेट से आप एक्सटेंड कर गए हो। फॉर एग्जांपल 8 महीने में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था और आप एक्सटेंड करके आपने एक्टिविटीज़ डिले होने की वजह से क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वो डिले हो गई हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो 8 महीने का आपके टारगेट डेट थी वो आपने एक्सटेंड करके आपने 9 महीने में आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराया। तो आपका 8 माइनस 9 यानी -1 हो गया आपका फ्लोट टाइम। तो जो फ्लोट टाइम होता है वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। A project can also have negative float, which means the calculated completion date of the last activity is later than the targeted completion date established at the beginning of the project. फिर नेक्स्ट आता है मेरा फ्री फ्लोट। If activities that are not on the critical path have a difference between their early start date and their late start date, those activity can be delayed without affecting the project completion date. अब आपने देख रहे कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज़ हैं अगर आप उनको हटा दो तो जो नॉन क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी, जैसे कि ई हो गया, जे हो गया, एन हो गई, एफ एक्टिविटी हो गई, ये सब आपकी क्या है, ये नॉन क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर ये नॉन क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं अगर ये डिले करती हैं तो इसका असर आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट पे नहीं पड़ता है, आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा अगर नॉन क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटीज से डिले होती हैं तो उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट, क्योंकि ये फ्रीली आपका मूव कर सकते हैं और उसका असर आपके टोटल प्रोजेक्ट जो होता है उसके ऊपर नहीं पड़ता है। लास्ट में आता है मेरा क्रैश ड्यूरेशन। क्रैश ड्यूरेशन एक बहुत ही सिंपल टर्म है। क्रैश ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि अपनी कॉस्ट और टाइम को मिनिमाइज करना एफर्ट्स लगा के। इट इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ टास्क कैन बी शेड्यूल्ड। You can get there by moving around resources, adding more towards the end of the task to decrease the time needed to complete the task. For example, अगर मेरे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मैं जो अपना मटेरियल परचेज करता हूँ उस सप्लायर से जो खरीदता हूँ वो सप्लायर 10 किलोमीटर दूर है मेरी कंपनी से, तो ये एक एक्टिविटी है, मटेरियल को परचेज करना एक एक्टिविटी है। तो 10 किलोमीटर दूर से अगर मैं परचेज कर रहा हूँ मटेरियल तो 10 किलोमीटर में आने जाने में टाइम भी लगेगा और साथ ही साथ में रिसोर्सेज भी लगेंगे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी। तो आपने क्या करा कि आपने 10 किलोमीटर जो दूर पर सप्लायर था उसको आपने चेंज करके विद इन 1 किलोमीटर जो आपकी कंपनी में सप्लायर था आपने उससे परचेज करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, आपका टाइम भी बचा और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी। तो आपने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करा, इसको बोलेंगे क्रैश ड्यूरेशन। नेक्स्ट हम लोग और कुछ इवेंट से बात कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं हमारे। पहला आता है नोट्स। नोट्स आप देख रहे हैं, ये जो आपने स्क्वायर बॉक्सेस में जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 इनको बोलते हैं नोट्स। और जो ये एरो है ये नोट्स को कनेक्ट करता है। तो जो पहले के आप 2 पॉइंट हैं वो तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आपने समझ गए होंगे। थर्ड मेरा आता है पर्ट इवेंट। पर्ट इवेंट को बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग एक्टिविटी होती है आप उसको बोलते हैं पर्ट इवेंट। अगर आप इस पर्ट चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टार्ट डेट है, यहाँ पर स्टार्टिंग एक एक्टिविटी है और फिर एक एंडिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग और एंडिंग एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं पर्ट इवेंट। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और 9 स्टार्टिंग और एंडिंग एक्टिविटी है तो उसको आप बोलेंगे पर्ट इवेंट। स्लैक मैं पहले बता चुका हूँ, ये स्लैक अमाउंट मतलब द अमाउंट ऑफ टाइम अ टास्क कैन बी डिलेड विदाउट कॉजिंग एन ओवरऑल डिले टू द प्रोजेक्ट। मतलब एक अमाउंट ऑफ टाइम कि एक्टिविटी को आप डिले कर सकते हो विदाउट डिलेइंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उसको बोलेंगे स्लैक। और अदर टास्क, और अब दूसरे वर्डों में कहा जाए द एक्सेस टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी वेयर थिंग्स कैन टेक लॉन्गर देन प्लान्ड विदाउट कॉजिंग डिलेज। तो ये एक एक्सेस टाइम होता है एक एक्टिविटी के लिए अवेलेबल होता है कि अगर प्लान के अकॉर्डिंग आप उतने टाइम में पूरा नहीं कर पाए, आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया एक्टिविटी को पूरा करने में, तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट आपका डिले नहीं होगा, इसको बोलते हैं स्लैक। फिर आता है क्रिटिकल पाथ, ये भी बता चुका हूँ, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश representing the total time allotted, so any delays beyond this will mean the project has run late। तो क्रिटिकल पाथ एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर इस पाथ के ऊपर कोई एक्टिविटी डिले होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का डेट है पूरा होने की उसमें डिले होगा। तो सबसे ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट होता है क्रिटिकल पाथ।
क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी उस एन एक्टिविटी विद नो स्लैक, इसको बोला गया है एन एक्टिविटी विद नो स्लैक। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं जो ये बोल्डेड एरिया है ये आपकी क्रिटिकल पाथ है, और इस क्रिटिकल पाथ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनके पास कोई भी स्लैक टाइम नहीं होता। क्योंकि इसलिए नहीं होता कि अगर आपने इनमें से कोई एक्टिविटी डिले करते हो तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में डिले आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी, क्योंकि इसमें कोई भी स्लैक टाइम नहीं होता है। फिर आता है लीड टाइम। लीड टाइम बहुत ही सिंपल वर्ड है, हाउ मच टाइम यू शुड कंप्लीट अ टास्क और एक्टिविटी विदाउट इम्पैक्टिंग द फॉलोइंग वंस। एक एक्टिविटी को आपको पूरा करने में कितना टाइम लगना चाहिए जिससे आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट ना आए, उसको बोलते हैं लीड टाइम। फिर आता है लैग टाइम, द अर्लीस्ट टाइम इन विच टू अ टास्क कैन फॉलो अनदर। सबसे ये अर्लीस्ट टाइम होता है जिसके बाद आप दूसरे टास्क को फॉलो कर सकते हो, उसको बोलते हैं लैग टाइम। फास्ट ट्रैकिंग का मतलब ये होता है जब कोई एक्टिविटीज़ या टास्क सेम टाइम पर चल रहे हों, उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैकिंग। जैसे कि दो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी ए एंड जी, ये दोनों एक्टिविटी एक साथ चल रही हैं, एक साथ पूरी हो रही हैं, तो उसको बोलेंगे फास्ट ट्रैकिंग। फिर आता है क्रैशिंग, जो मैं बता चुका हूँ पहले भी, ये क्रैश ड्यूरेशन से मिलता जुलता है। शॉर्टनिंग द टाइम ऑफ अ टास्क, जो मैंने अभी आपका सप्लायर वाला एग्जांपल दिया था कि वो 10 किलोमीटर दूर से परचेज कर रहा है, इससे बेटर ये है कि विद इन 1 किलोमीटर परचेज कर ले, ये उसी का एग्जाम्पल है क्रैशिंग क्रिटिकल पाथ का। फिर आता है प्रीडेसेसर और सक्सेसर इवेंट, इवेंट्स दैट आइदर इमीडिएटली प्रीसीड्स और सक्सीड्स अनदर इवेंट, ऑल इवेंट्स नीड टू बी कंप्लीट इन सीक्वेंस। ये आपके बताते हैं कि कौन से इवेंट के बाद कौन सा आपका इवेंट आने वाला है, कौन सी एक्टिविटी आने वाली। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ई के बाद, तो ई का सक्सेसर कौन है, तो ई के बाद जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो है जे, और प्रीडेसेसर कौन है वो देखेंगे आप ए एक्टिविटी है। तो ये सक्सेसर और प्रीडेसेसर बहुत सिंपल वर्ड्स हैं जो अपने आने वाली और पहले की एक्टिविटी को, इमीडिएट जो सक्सेसर है उसको और इमीडिएट प्रीडेसेसर को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट मेरा आता है डमी एक्टिविटी। इसके ऊपर नेट ने काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट करें। इट इज़ एन इमेजिनरी एक्टिविटी शोज ओनली प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। ये एक इमेजिनरी एक्टिविटी है, ना ही इसमें कोई टाइम लगता है ना ही इसमें कोई रिसोर्सेज लगता है, बस ये एक इमेजिनरी रिलेशनशिप बनाता है ये एक्टिविटीज़ के बीच में। इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, एज्यूम कर लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है, उसकी एक्टिविटीज़ का यहाँ सीक्वेंस बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्टिविटी जी आप तब तक पूरी नहीं कर सकते जब तक आपकी एक्टिविटी ई और डी पूरी ना हो जाए। ऑल्दो आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी 5 जो आप देख रहे हैं 5 और 6 के बीच में कोई भी, यानी एक्टिविटी ई जो मैंने ये एज्यूम कर ली है कि 5 और 6 के ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक इमेजिनरी एक्टिविटी है। बस इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन में रखते हैं, अपना विजुअल रिप्रेजेंटेशन में इसको हम लोग दिखाते हैं। तो जो ये आपकी इमेजिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी प्रोजेक्ट में होती नहीं है लेकिन आप उसको इमेजिन करते हो, तो इसमें ना कोई टाइम लगता है और ना ही इसमें कोई रिसोर्स लगता है, इसको बोलते हैं डमी एक्टिविटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्टिविटी ई एंड एफ, ये दोनों ही मेरी इमेजिनरी एक्टिविटी है। ये आप ही कह रही हैं कि आप एक्टिविटी जी तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक आप ई नहीं पूरा कर लोगे या फिर एफ नहीं पूरे कर लोगे, तो ये आपकी डमी एक्टिविटीज़ हैं। डमी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा शोरूम में डमी खड़े होते हैं अपने शो ऑफ करने के लिए, तो ये वैसे ही मिलता जुलता टर्म है। तो अब हम लोग एक कंपैरिजन चार्ट पढ़ लेते हैं कि स्पर्ट और सीपीएम में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। देखिए जो हमारा पर्ट होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है और सीपीएम मेरी एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। पर्ट मेरा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर आपको आप प्रोबेबिलिटी के बेस के ऊपर अपने टाइम को एस्टिमेट करना पड़ता है। ये जो आपका सीपीएम होता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पे बेस्ड होता है। मतलब ये हुआ कि आपके पास पता होता है कि आप कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हो और कितना टाइम लगेगा उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि आप घर बनाने जा रहे हो तो आपको पता है फाउंडेशन डालने में कितना टाइम लगता है। लेकिन आपका जो पार्ट होता है इसमें जनरली ये रिसर्च में यूज़ होता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा पार्ट होता है ये टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट को फोकस करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। सीपीएम जो होता है वो कॉस्ट एंड टाइम के ट्रेड ऑफ पर फोकस करता है कि आप कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और टाइम को भी। क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो पार्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि ये रिसर्च एक्टिविटीज़ में आपका काम आता है, लेकिन जो सीपीएम होता है इसके अंदर क्रैशिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एप्रोप्रिएटनेस, देखिए जहाँ मुझे हाई प्रिसिशन यानी मुझे हाई एक्यूरेसी चाहिए तो वहाँ पर मुझे पर्ट का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के ऊपर वर्क करने जा रहे होते हैं जो नॉन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, तो इसलिए मुझे हाई प्रिसिशन यानी एक्यूरेसी चाहिए होती है, इसलिए वहाँ पर पर्ट सुटेबल रहता है। सीपीएम जो होता है वो प्रिडिक्टेबल इवेंट्स के ऊपर वर्क करता है और एक्टिविटीज़ जो होती है रिपीटेटिव नेचर की होती हैं। तो आप हो सकता हो कि आप बिल्डर हो, आपने कई घर बनाए हो, तो आपको पता है कौन सी एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है, तो इसलिए सीपीएम जो है ना वहाँ पर बेस्ट रहता है।
टाइम एस्टीमेट की बात करें तो पर्ट के अंदर हमारे पास 3 तरह के टाइम एस्टीमेट होते हैं जिनको हम लोग एस्टीमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता भी चुका हूँ स्टार्टिंग में आपको, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। लेकिन सीपीएम होता है, इसमें आपको बस सिंगल टाइम एस्टीमेट करना पड़ता है हर एक्टिविटी के लिए। एग्जाम्पल में आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पर, और सीपीएम में आपके जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं वो आपके आ जाते हैं। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।